हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको पाचन तंत्र पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत आरनाल, मानव की आरनाल और उसकी पाचन ग्रंथियों का अध्ययन कराया था। तो उसके अंतर्गत हमने सब कुछ उसमें स्टडी की थी कि मुंह क्या होता है, मुख गुहा क्या होती है, प्रगाढ़ गुहा क्या होती है, ग्रसनी क्या होती है, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र, लार ग्रंथि क्या होती है, यकृत क्या होती है, अग्नाशय क्या होते हैं, आंतरिक ग्रंथि, सब पर डिस्कशन कर चुके हैं अपन। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पाचन तंत्र के द्वारा भोजन को पाचित कैसे किया जाता है, तो इसको अपन पाचन की कारकी कहते हैं। तो आज हम इसी में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पाचन है क्या। बच्चों, पाचन इट मीन्स डाइजेशन। इसको मैंने पिछले टर्न भी डिस्कशन किया था, मगर एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। जटिल भोज्य पदार्थों का पाचन तंत्र द्वारा अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन कहलाती है। पाचन की क्रिया विधि का अध्ययन ही पाचन की कार्यकी कहलाती है। सपोज करिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भोजन है। भोजन के अंतर्गत कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। अकार्बनिक भोज्य पदार्थ कार्बनिक भोज्य पदार्थों के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 वसा और प्रोटीन, इनका जो पाचन होता है, ये मान लीजिए जटिल भोज्य पदार्थ हैं। सपोज करिए ये जटिल भोज्य पदार्थ है। ठीक है, जटिल भोज्य पदार्थों के रूप में जैसे चावल है, आटा है, इसमें स्टार्च होती है, पॉलीसैकेराइड्स है, वसा, तेल, घी, प्रोटीन दालों में होती है। इनके अंदर पाचन क्रिया होती है। तो कि अकार्बनिक भोज्य पदार्थों में बच्चों खनिज लवण और जल, ये भोजन है। हालांकि देखिए, भोजन की हम परिभाषा बच्चों देखते हैं तो शरीर की अभिवृद्धि एवं विकास के लिए प्रकृति से जिन भोज्य पदार्थों को या प्रकृति से जिन पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, उन्हें भोज्य पदार्थ कहते हैं या भोजन कहते हैं। तो मान लीजिए हमने खाना खाया, खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, जल है, 5 तत्व होते हैं। इनका जैसे पाचन तंत्र है, तो कार्बोहाइड्रेट का अंत में जाकर के मोनोसैकेराइड्स में पाचन हो जाता है, जैसे ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। वसा का वसी अम्ल प्लस गिल्सरॉल्स, ये में टूट जाता है। और प्रोटीन का बच्चों अमीनो अम्लों में पाचन हो जाता है। खनिज लवणों का कोई पाचन नहीं होता, जल का कोई पाचन नहीं होता। तो अपन कह सकते हैं कि ये जटिल भोज्य पदार्थ हैं और ये सरल भोज्य पदार्थ है। ओके, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया पाचन की कार्य की कहलाती है। यह कार्य हमारे पाचन तंत्र के द्वारा किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि पाचन की क्रिया जंतु जगत में दो प्रकार से होती है।
जैसे सबसे पहले अंत्यकोश की पाचन, जैसे पाचन के प्रकार के बारे में बात करें, थोड़ी हेडिंग डालेंगे ऐसे, पाचन के प्रकार या पाचन की क्रिया के प्रकार, पाचन की क्रिया के प्रकार। तो बच्चों इसमें हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहले अंत्यकोश की पाचन, अंत्यकोशिकीय पाचन। सेकंड होता है बहिःकोशिकीय, बहि या बाह्य कोशिकीय, इसको ऐसे लिखिए, बाह्यकोशिकीय पाचन। इसको अंत्यकोशिकीय पाचन को बच्चों हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। नाम से क्लियर है। जब पाचन की क्रिया बच्चों कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है तो उसे अंत्यकोशिकीय पाचन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अमीबा है, अमीबा ने भोजन ग्रहण किया, ये इसका केंद्रक है, तो इसके कोशिका द्रव्य में लाइसोसोम के माध्यम से ये जटिल भोज्य पदार्थों का पाचन हो जाता है। यानी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में जटिल भोज्य पदार्थों का पाचन होता है बच्चों, उसे अंत्यकोशिकीय पाचन, अंत्यकोशिकीय पाचन कहते हैं। तो देखिए पोरिफेरेंस में पाया जाता है, प्रोटोजोन्स में पाया जाता है और सीलेंट्रेट में। ये 3 संघ के जंतुओं में आहारनाल नहीं होती, बल्कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में ही पाचन क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे अंत्यकोशिकीय पाचन कहते हैं। बाह्यकोश के एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बाह्यकोशिकीय का मतलब होता है बाह्य माने आउट, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल्स, ये आउटसाइड द सेल्स, कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया का होना। यानी सीधी सीधी बात है कि जिन जंतुओं में आहारनाल होती है बच्चों, पाचन तंत्र होता है, तो पाचन तंत्र की गुहा के अंदर पाचन क्रिया संपन्न हो तो उसे बाह्यकोशिकीय पाचन कहती है। तो हमारे अंदर, मानव के अंदर बाह्यकोशिकीय पाचन तंत्र या पाचन क्रिया संपन्न होती है। इसके बाद ये तो हमारी पाचन क्रिया कहां होती है, किस स्थान पर होती है, पाचन के स्थान के आधार पर 2 प्रकारों में बांटा गया। तीसरा प्रकार है पाचन का यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो देखिए यांत्रिक पाचन को आप समझिए बच्चों क्या होता है, जिसे अपन मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। थर्ड यांत्रिक पाचन, मैकेनिकल डाइजेशन। बच्चों ये हम टॉपिक या चैप्टर है, ये 22 है हमारा, इसकी स्टडी कर रहे हैं, मानव के पाचन तंत्र एवं पाचन की कार्य की। तो थर्ड स्टेप पर हम यांत्रिक पाचन देखते हैं, यांत्रिक जिसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों कि भोजन को जब अंत्य ग्रहण करने के बाद दांतों से पीसा जाता है, काटा जाता है, चबाया जाता है, तो इस प्रकार का पाचन यांत्रिक पाचन कहलाता है। समझे कि नहीं? जैसे हमने रोटी खाई, भोजन ग्रहण किया और भोजन ग्रहण करने के बाद चबाते हैं, पीसते हैं, दैट इज द मैकेनिकल डाइजेशन, यांत्रिक पाचन। दूसरा होता है ये रासायनिक पाचन।
जिसे अपन केमिकल डाइजेशन कहते हैं। केमिकल डाइजेशन, रासायनिक पाचन, जब जटिल भोज्य पदार्थों को पाचक एंजाइमों द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में, या ऐसे कह सकते हैं अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, तो यह क्रिया रासायनिक पाचन कहलाती है। एक तरह से इसमें पाचक एंजाइम द्वारा, पाचक एंजाइम द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में, योग्य सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। बच्चों, इसे फिर दूसरे जो हमने चौथे नंबर पढ़ा रासायनिक पाचन, यानी पाचक एंजाइमों द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों का अवशोषण योग्य सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करने की क्रिया, ऐसे लिख लो, परिवर्तित करने की क्रिया रासायनिक पाचन कहलाती है। परिवर्तित करने यानी हमारे पाचक एंजाइम द्वारा। तो ये एक तरह से हमारे सामने यांत्रिक पाचन क्या होता है, रासायनिक पाचन क्या होता है, बाह्य कोश की पाचन क्या होता है, अंतःकोश की पाचन क्या होता है। बच्चों, ये हमारे लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये हमारी समझ में आना चाहिए। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन, दो दो नंबर में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अपन समझ सकते हैं। जैसे अंतःकोश की पाचन सबसे सरल प्रकार का पाचन है, जो प्रोटोजोन्स पॉरीफेरन सिलिंडेट प्राणियों में पाया जाता है। इसके अंतर्गत पाचन क्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। बाह्य कोश की पाचन आरनाल की गुहा के अंदर पाचन क्रिया संपन्न होती है। जैसे हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर दांतों के द्वारा जब भोजन को चबाया जाता है, मैस्टिकेट किया जाता है, तो इसे यांत्रिक पाचन कहते हैं। और रासायनिक पाचन के अंतर्गत पाचक एंजाइमों द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसको ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। प्रोटीन है अमीनो अम्लों में, वसा है बसी अम्लों में, गिल्सरोल में। विटामिन का कोई पाचन नहीं होता, खनिज लवणों का कोई पाचन नहीं होता, जल का कोई पाचन नहीं होता। तो इस तरह से ये पाचन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब बच्चों, हम लेके चलेंगे मानव में पाचन की कारकी। अब मानव में पर्टिकुलर लेके चलेंगे डाइजेशन इन ह्यूमन। मानव में पाचन की क्रियाविधि या कारक लिख सकते हैं। क्रियाविधि लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन। बच्चे इसको समझिए। जैसे हमने सबसे पहले पाचन की क्रिया में निम्न चरणों में मानव में पाचन क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले अंतःग्रहण। अंतःग्रहण जिसे इंगेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा
भोजन को ग्रहण करने की क्रिया अंत्यग्रहण कहलाती है। जैसे बच्चे इसको समझिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने भोजन रखा हुआ है थाली में, आपने भोजन को, रोटी को, सब्जी, इसमें जो भी है उसको लेकर के केवल जो मुंह तक लाया, मुंह तक लाने की क्रिया अंत्यग्रहण कहलाती है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य एक सर्वहारी प्राणी है। जैसे भोजन के ग्रहण करने की क्रिया प्रमुख जंतुओं में 3 प्रकार की होती है। जैसे जो वनस्पतियों को केवल अंत्यग्रहण करते हैं बच्चों, वो शाकाहारी प्रकृति के होते हैं। मांस को खाते हैं, मांसाहारी प्रकृति के होते हैं। मगर हम वनस्पतियों को और जीव जंतु के मांस को भी खा जाते हैं, इसलिए हम जंतु सर्वहारी कहलाते हैं। मानव एक सर्वहारी जंतु है, यस, ओमनिवोरस जंतु है। ठीक है, अब सबसे प्रमुख बात यह है कि ये हो गया। सेकंड नंबर पर हम स्टडी करेंगे मुखगुहा में, मुखगुहिका में पाचन, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। मैंने आपको बच्चों पाचन तंत्र जब पढ़ाया था तो उसमें यह बात पढ़ाई थी कि जैसे मान लीजिए ये मानव का पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र है। इस टाइप से इसमें ये ऊपरी होठ है, ये निचला होठ है, ये जीभ है, और इसमें बच्चों ये टीथ पाए जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। तो जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, अंत्य ग्रहण करते हैं, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि अंत्य ग्रहण करने के बाद भोजन को दांतों के द्वारा, जैसे हमारे आगे के दांत होते हैं, इन्हें इंसिजर दांत कहते हैं, इनसे भोजन को काटा जाता है, कुतरा जाता है। हमारे बगल वाले दांत मैंने पढ़ाया था, कैनाइन टीथ कहते हैं, ये भोजन को चीरने फाड़ने में काम करते हैं। जो दाढ़ होती हैं, जिन्हें अपन प्रीमोलर मोलर कहते हैं, ये भोजन को पीसते हैं। तो भोजन ग्रहण किया, दांतों से काटा, और फिर दांतों के द्वारा, जिन्हें प्रीमोलर मोलर टीथ कहते हैं, पीसा जाता है, चबाया जाता है। तो ये क्रिया यांत्रिक पाचन कहलाती है, मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। इसके बाद बच्चों जैसे भोजन मुखगुहा के अंदर पहुंचता है तो प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा, जैसे ये भोजन पहुंच गया, चबा लिया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में भोजन हो गया, इसी वक्त लार ग्रंथियों की प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा मुखगुहा में लार को मिला दिया जाता है। और लार का श्रावण 2 प्रकार से होता है बच्चों। लार का श्रावण सीक्रेशन 2 प्रकार से होता है। एक होता है अनकंडीशनल, ये क्वेश्चन मेडिकल परीक्षा में पूछा जाता है, और दूसरा होता है कंडीशनल। जैसे आपने छोटे छोटे बच्चों में देखा होगा, जो 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के होते हैं, उनके लिए लार टपकती रहती है, उनका अनकंडीशनल सलाइवा यानी लार का श्रावण होता है, कोई कंडीशन नहीं है। परंतु दूसरा होता है कंडीशनल। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपका कौन सी डिश पसंद है, आपने कहा सर मुझे तो काजू की बर्फी पसंद है। बोले ठीक है, मैं आपको काजू की बर्फी देता हूं, और आपके मुंह के अंदर लार आ गई, यानी पानी आ गया। कंडीशन थी
कंडीशन क्या दी, हमने आपके मनपसंद भोजन की कल्पना की, आपने सोचा वो भोजन आ रहा है और कंडीशन आते ही आपके मुंह के अंदर लार स्रावित हो गई। तो इस प्रकार के श्रावण को अपन कंडीशनल सलाइवा सीक्रेशन कहते हैं। हालांकि दोनों प्रकार का ये श्रावण प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में स्वायत्त तंत्र का तंत्र है उसके द्वारा नियंत्रित होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो कान के नीचे जो ग्रंथि होती है लार ग्रंथि, 3 जोड़ी हमारे अंदर लार ग्रंथि पाई जाती हैं, इन्हें पैरोटिड लार ग्रंथि कहते हैं। सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि जो जबड़ों के जॉइंट प्लेस पे होती है और जीभ की होती है सबलिंगुअल, ये तीनों ग्रंथियां लार स्रावित करती हैं। और लार स्रावित करने के बाद लार के अंदर बच्चों 4 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। एक तो लार की पीएच 6.8, जैसे सलाइवा आ गया लार, सलाइवा का जो पीएच वैल्यू है 6.8 होता है। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ साल्ट पाए जाते हैं, म्यूकस भी है, परंतु प्रमुख रूप से इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम पाए जाते हैं, ये एंजाइम एमिलेज या इसे टाइलिन भी कह सकते हैं, टाइलिन, और एक होता है एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। ये 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पीएच 6.8 होती है, ये सब मुंह के अंदर बक्कल के मुख गुहा के अंदर आ गया। दांतों ने भोजन को पीस रही हैं, जीभ बार बार भोजन को पलट पलट के दांतों के नीचे ला रही है। लार ग्रंथियों ने पाचक एंजाइम को स्रावित कर दिया। तो एमिलेज क्या करता है कि जो स्टार्च होता है भोजन का, स्टार्च होता है, ये स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होती है। ये पॉलीसैकेराइड्स होती है, इस पर एमिलेज कह सकते हैं, इसे टाइलिन भी नाम है। एंजाइम पीएच 6.8, ये सलाइवा है आपका, ठीक है, ये लार काम कर रही है। तो ये स्टार्च को माल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रोज या डेक्सट्रिन में कन्वर्ट कर देता है। एक डेक्सट्रिन में बच्चों 3 से 9, एक डेक्सट्रिन में एक डेक्सट्रिन में 3 से 9 ग्लूकोज के अणु होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल परीक्षाओं के हिसाब से है। तो ये स्टार्च का आंशिक पाचन हो गया। इसके बाद भोजन को चबा चबा के लार मिल जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है बच्चों कि भोजन एक लुगदी के रूप में मुख गुहा में बदल जाता है। ये एक लुगदी है, इसे भोजन लुगदी कहते हैं, फूड बॉलस कहते हैं। अब ये मुख गुहा से नीचे की ओर ग्रसनी की ओर आएगी, नीचे को खिसकेगा। तो प्रारंभिक भोजन का जो लुगदी का निगलना ऐच्छिक होता है। भोजन लुगदी का जैसे प्रारंभ है, निगलना ऐच्छिक होता है, वॉलेंट्री एक्शन होता है।
जैसे मान लीजिए अचानक से कोई आपको ऐसी भोजन के अंदर गलत करवाट आ गई, चबाते चबाते तो एकदम ऐसे आप उलट देते हैं, मगर जैसे ये कृष्णि से नीचे की ओर उतरने लगता है तो भोजन का बच्चों निगलना ऐच्छिक की बजाय अनैच्छिक क्रिया में बदल जाता है। किसमें? अनैच्छिक क्रिया। जब ये अनैच्छिक क्रिया में बदल जाता है तो फिर इसको निगला जाता है, इसे अपन बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए भोजन का जो निगलना है, तीसरे नंबर की हम हेडिंग लेके चलते हैं, भोजन लुब्धि का निगलना, स्वॉलिंग ऑफ फूड बॉलस। तो ये प्रारंभिक कैसा होता है? ऐच्छिक होता है और बाद में अनैच्छिक हो जाता है। अनैच्छिक हो जाता है। तो इस तरह से ये यहां तक की स्टडी हमारे सामने हुई। अब ग्रासनली के अंदर जैसे देखते हैं बच्चों, ग्रासनली के अंदर मैंने आपको बताया था पिछले पाचन तंत्र में, जिसे अपन ईसोफेगस कहते हैं, कि ग्रासनली में भोजन आएगा तो ग्रासनली में किसी प्रकार का कोई पाचन क्रिया नहीं होता। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये आमाशय है, ये कपाट है इसके, ये मुख ग्रसनी छिद्र है, ये मुख ग्रसनी छिद्र है, ये फूड बॉलस हो गई। यह एक कपाट होता है जिसे आलजिब्या कहते हैं। ये अल्टरनेट खुलता रहता है, बंद होता रहता है, और ये एपिग्लोटिस है। अब भोजन लुब्धि ग्रासनली में प्रवेश कर गई। ये ग्रासनली है, जिसे ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस की आंतरिक सतह पर बच्चों म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो अपने अंदर से एक चिकना पदार्थ स्रावित करती हैं, जिससे ये चिकनाहट के कारण फूड बॉलस नीचे की ओर खिसकता है। कोई पाचन नहीं होता इसमें, पाचन नहीं होता, परंतु इसके अंदर एक गति होती है जिसे अपन क्रमाकुचन गति कहते हैं, पेरिस्टेसिस मूवमेंट, जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के द्वारा जो गुदा से लेके मुंह की ओर चलता है, कट 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 नीचे की ओर, ऐसे ऐसे तो भोजन लुब्धि नीचे की ओर खिसकती जाती है। और अल्टीमेटली बच्चों ये ग्रासनली और ये आमाशय, कार्डिक आमाशय के मध्य जो जंक्शन होता है, एक कपाट होता है, इसे कार्डियक कपाट कहते हैं। कार्डियक कपाट कहते हैं, और ये खुल जाता है और परिणाम स्वरूप भोजन लुब्धि बच्चों आमाशय में आ जाती है। आमाशय में आ जाती है। अब आमाशय के अंदर पाचन होगा। अब बच्चों इसको आप इतना पहले एक बार समझ लीजिए कितना काम कैसे हुआ। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल तसल्ली से पढ़ा रहा हूं। ये बिल्कुल मेडिकल साइंस का टॉपिक है। चाहे कोई भी परीक्षा में बैठेंगे आप, चाहे बोर्ड के एग्जाम में, चाहे मेडिकल परीक्षाओं में, आगे जाके आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चर, स्कूल लेक्चरर और जूलॉजी सब्जेक्ट रखते हैं, तो आपको ये मेरे पढ़ाई में से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ये जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन को मुंह तक लाना, मैंने मुंह की परिभाषा बताई थी कि ऊपरी एवं निचले होठों से घिरी हुई अनुप्रस्थ दरार को मुंह कहते हैं। जैसे ये दांतों और गालों के बीच में गुहा होती है, इसे प्रगाढ़ गुहा कहते हैं, वेस्टिब्यूल कैविटी कहते हैं। तो आपने भोजन लिया, ये अंतःग्रहण इंगेशन कहलाता है। बक्कल कैविटी, ये ऊपर का तालु है, ऊपर के तालु में जो आगे का हार्ड पैलेट है, पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट है, निचला तालु है।
ठीक है, ये जीभ है, जीभ पर टेस्ट बड पाई जाती है, तो दांतों से जो चारों तरफ से ये बक्कल गुहा है, इसमें भोजन आ जाता है। तो सबसे पहले यांत्रिक पाचन होता है, दांतों से भोजन को पीसा जाता है, काटा जाता है, चबाया जाता है, मैकेनिकल डाइजेशन, यांत्रिक पाचन। इसके बाद भोजन की कंडीशनल फॉर्म आ जाती है मुखगुहा के अंदर, तो स्लेवा, लार स्रावित होती है। यहां हमारी पैरोटिड लार ग्रंथि है, इस जगह सब मैक्सिलरी, इस जगह सब लिंगुअल, इन तीनों लार ग्रंथियों, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार निकलती है, सलाइवा। लार के अंदर जल होता है, केमिकल्स होते हैं, परंतु इसमें सबसे मेन बात है कि इसकी पीएच वैल्यू 6.8 होती है। कुछ किताबों में थोड़ा सा आगे पीछे दिए, बट दे आर 6.8, दे आर द एग्जैक्ट पीएच वैल्यू इन द सलाइवा। बच्चों जैसे ही आ जाती है सलाइवा, तो इसके अंदर जो टाइलिन एग्जाम होता है, इसे एमिलेज कह सकते हैं, तो भोजन को चबाते चबाते स्टार्च पर क्रियाशील हो जाता है और स्टार्च को वो माल्टोज प्लस अल्फा डेक्सट्रोज में कन्वर्ट कर देता है। एक डेक्सट्रॉन मॉलिक्यूल में 3 से 9 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। दूसरा जो हमारा लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, ये भोजन के साथ में जीवाणु वगैरह हम लेते हैं, इसे एंटीबैक्टीरियल जीवाणु कहते हैं, क्योंकि भोजन के अंदर आए जीवाणु सबका नाश कर देता है, उसकी भित्ति को फाड़ देता है और हमारे भोजन को एक तरह से शुद्ध कर देता है, सही कर देता है, जिससे हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं फैले। ये भोजन को चबाते चबाते जब भोजन लुब्धि बन जाती है, तो इसको अंदर लाया जाता है। प्रारंभ में जब भोजन लुब्धि को अपन निगलते हैं, तो निगलने की क्रिया प्रारंभ में ऐच्छिक होती है, परंतु बच्चों जैसी जैसी ग्रसनी के पीछे की शक्ति चली जाती है, तो ये अनैच्छिक में बदल जाता है, फिर नहीं निगल सकते। और मुख ग्रसनी छिद्र के माध्यम से ग्रास नली का जो छिद्र है, जिसे अपन गुलट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? गुलट, गुलट कहते हैं, GULT, गुलट या निगल द्वार कहते हैं। इसमें से भोजन लुब्धि को निगल लिया जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर के छिद्र को आलजिब्या विलम पैलेटाई पाया जाता है, इसको इपिग्लोटिस पाया जाता है, और ग्रास नली में भोजन लुब्धि का कोई पाचन नहीं होता। इसको एक चिकनाहट प्रदान करने के लिए इसकी अंदर की सतह पर ये म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, इन्हें गॉबलेट ग्रंथि भी कहते हैं, म्यूकस ग्रंथि, इसको गॉबलेट ग्लैंड्स भी कहते हैं बच्चों। ये चिकनाहट प्रदान कराती हैं और भोजन लुब्धि अंत में कार्डियक कपाट खुल जाता है और भोजन लुब्धि आमाशय के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो अब यहां से आगे हम पढ़ेंगे बच्चों आमाशय में पाचन। अब देखिए बच्चों, अब हम पढ़ाएंगे भोजन लुब्धि आमाशय के अंदर आ गई, आमाशय में कैसे पाचन होता है, इसको आप देखिए। आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टोमक, स्टोमक। बच्चे यहां समझिए कि सपोज ये आमाशय है, कपाट है और निगल द्वार, एपिग्लोटिस। भोजन लुब्धि आमाशय में, ठीक है। आमाशय के बच्चों मैंने 3 पार्ट बताए थे आपको,
इसे कहते हैं कार्डियक आमाशय। ये फंडिक आमाशय, और ये पाइलोरिक आमाशय। आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। जैसे बच्चों भोजन लुब्धि आमाशय के पास आई, अब थोड़ा सा और नीचे ले लेंगे तो आमाशय की दीवार से म्यूकस वाली लेयर से ये टकराई। ये म्यूकस लेयर है, तो म्यूकस लेयर से एक हार्मोन्स निकलेगा जिसे गैस्ट्रिन कहते हैं, वेरी इंपोर्टेंट। और ये गैस्ट्रिन जाकर के अंदर आमाशय में ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथि, ठीक है, जठर ग्रंथि कह सकते हैं हिंदी में। भोजन लुब्धि जैसे ही आमाशय में आएगी, जैसे ये भोजन लुब्धि जैसे ही आमाशय में आएगी और आमाशय में आने के बाद आमाशय की दीवार की गैस्ट्रिक ग्रंथियां म्यूकस झिल्ली से एक हार्मोन्स निकलेगा जिसे गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन्स गैस्ट्रिक ग्रंथियों को उद्दीपित कर देता है, और उद्दीपित करने के बाद इसमें से गैस्ट्रिक हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। तो बच्चों कार्डियक आमाशय में म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं। म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती हैं, इनसे म्यूकस निकलता है, ये म्यूकस निकलता है और म्यूकस आमाशय में भर जाता है। और कार्डियक पार्ट में बच्चों 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 2 हैं, जैसे CCZ। C का मतलब सेंट्रल, C का मतलब चीफ, Z का मतलब जयमोजन, यानी चीफ या कह सकते हैं जयमोजन ग्लैंड्स। इनसे पाचक एंजाइम निकलते हैं, पाचक एंजाइम्स। ये फंडिक वाले भाग में पाई जाती हैं। ये पाचक एंजाइम निष्क्रिय रूप में एक इधर जा रहा है पेप्सिनोजन, और बच्चों में प्रोरेनिन और लाइपेज। ये प्रमुख रूप से 3 एंजाइम निकलती हैं, और एक ग्रंथि होती है जिसे अपन ऑक्जेंटिक या पैराइटल ग्लैंड कहते हैं। इनसे HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आमाशय के अंदर माध्यम 1.8 कर देता है, अम्लीय माध्यम कर देता है। और म्यूकस ग्रंथियों से बच्चों म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है कि आमाशय की भित्ति को
सुरक्षित करता है एक बफर सॉल्यूशन के रूप में। इतना हैवी एसिड निकलता है जो सबको गला देता है, सबको डाइस कर रहा है, और आमाशय की दीवार को भी तो कर देना चाहिए। परंतु ये म्यूकस निकलता है तो एक लेयर सी बन जाती है म्यूकस की, जो बफर सॉल्यूशन के रूप में कार्य करता है, जिस पर अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव नहीं होता। अब जैसे भोजन आ जाएगा, देखिए भोजन लुप्ति आई, भोजन लुप्ति जैसे ही आमाशय की म्यूकस झिल्ली से टकराई तो इससे गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा, और गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करेगा कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों को उद्दीपित कर देगा बच्चों। और गैस्ट्रिक ग्रंथियां प्रमुख रूप से जैसे चीफ या जाइमोजन ग्लैंड्स, या इसको सेंट्रल भी कह सकते हैं, इसी को सेंट्रल भी कह सकते हैं, ये तीनों नाम एक ही हैं, सेंट्रल, चीफ एंड जाइमोजन। इससे निष्क्रिय पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज एंजाइम निकलते हैं, और ऑक्जेंटिक या पैरेटल ग्लैंड से बच्चों HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन के माध्यम को आमाशय में अम्लीय कर देता है। अब ये एंजाइम्स करते क्या हैं इसको आप देखिए। इतनी बात समझ में आ गई, चीजों को बहुत अच्छे से लीजिए। इसके बाद अपन देखते हैं बच्चों कि जो पेप्सिनोजन ये एंजाइम्स है, ये निष्क्रिय अवस्था में निकलता है, और ये HCl के प्रभाव से, HCl की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक pH 1.8 और ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ये सक्रिय हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। इस pH 1.8 के कारण, HCl के कारण पेप्सिन सक्रिय हो जाता है। अब ये पेप्सिन क्या करता है कि प्रोटीन पर अटैक करेगा, ठीक है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो देखिए प्रोटीन, एरो पर लगा दो ये पेप्सिन, pH बच्चों हो गई 1.8, और इस प्रोटीन को ये प्रोटीओज और पेप्टॉन्स में तोड़ देता है। किसमें? प्रोटीओज प्लस पेप्टॉन्स, पेप्टॉन में ये प्रोटीन का एक तरह से आंशिक पाचन होता है। आमाशय के अंदर कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने वाला कोई एंजाइम बच्चों नहीं पाया जाता, केवल वसा का और प्रोटीन का पाचन यहां होता है। इसके बाद रेनिन जो एंजाइम्स होता है, जैसे मैंने कहा प्रोरेनिन, ये वयस्क मनुष्य के अंदर नहीं पाया जाता, परंतु बच्चों के अंदर यह पाया जाता है प्रोरेनिन। प्रोरेनिन ये भी निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है, और इसमें भी HCl की उपस्थिति में pH 1.8 ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों। किसमें? रेनिन। ध्यान रखिए RENNIN, रेनिन, RENNIN, इसमें डबल N आता है, ये एंजाइम्स है, और RENIN हो वो हार्मोन्स होता है, ठीक है। तो इसमें ये रेनिन क्या करता है बच्चों कि बच्चों के अंदर जो केसिन प्रोटीन होती है, उस केसिन प्रोटीन को दूध के अंदर जो केसिनोजन प्रोटीन होती है उस पर ये रेनिन काम करता है, उसे केसिन प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आमाशय के अंदर जो वसा होता है, वसा पर लाइपेज एंजाइम का काम करता है, तो वसा को छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है, किसमें? और उसको जैसे ट्राइब्यूटेराइन्स में कन्वर्ट कर देता है, जो मक्खन के अंदर उपस्थित होती है बच्चों। और आमाशय में भोजन का एक तरह से आंशिक पाचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट वसा
कार्बोहाइड्रेट का कोई पाचन नहीं होता, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, वसा में लाइपेज एंजाइम काम करता है और इस तरह से इसको मथा जाता है और एक तरल सा बन जाता है, तरल बन जाता है, इसे काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। अब जो आमाशय के अंदर एक तरल बन जाएगा इसे हम काइम कहेंगे, काइम। ठीक है, इसमें चर्निंग, आमाशय को जो मथा जाता है इसे चर्निंग मूवमेंट के नाम, जिसमें मांसपेशियां डबल स्तर में पाई जाती हैं। तो एक तरह से जैसे पायसीकृत वसा, मैं यहां थोड़ा सा लिख दूं, पायसीकृत वसा, लाइपेज इसमें एंजाइम लग गया, ठीक है, लाइपेज एंजाइम लग गया और वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में अंत में ये परिवर्तित हो जाएगा। पीएच 1.8 वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आमाशय के अंदर भोजन का बच्चों आंशिक पाचन हो गया। अब हम अगले लेक्चर में आपको आंत्र के अंदर पाचन पढ़ाएंगे कि छोटी आंत्र में पाचन कैसे होता है और पचे हुए भोजन को किस तरह से हमारी आंत्र अवशोषित करती है और यकृत निमेका तंत्र के माध्यम से यकृत में कैसे लाया जाता है पचे हुए भोजन को, ये कल मैं नेक्स्ट डिस्कशन करूंगा। ओके, थैंक्स।